देखेंगे एनसीईआरटी क्लास सेट इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का थर्ड चैप्टर द ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया में अपनी टेरिटरी बढ़ाती जा रही थी, अपना पावर एक्सटेंड करती जा रही थी और इंडियन प्रिंसेस को एक एक करके उन्होंने अपने सबड्यू कर लिया था। और ऐसी पॉलिसी जिससे इंडियन बहुत सफर हो रहे थे, जैसे फार्मर से बहुत हैवी टैक्सेस लेती थी, साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी भी इन्होंने हटा दी थी और इंग्लैंड से माल लाना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज भी बर्बाद हुई थी और इंडियन आर्टिस्ट भी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन 1765 टू 1835। ऑपरेशन मतलब एक तरीके से दमन करना, उनका शोषण करना। ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन को ऑपरेस कर रहे थे, यानी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लगा रहे थे जिसकी वजह से इंडियन सफर कर रहे थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड। ये रेगुलेशन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था जो कि इंडियंस के लिए बहुत ही बेड था। रेगुलेशन थर्ड के अकॉर्डिंग इंडियंस को वो जेल में डाल सकते थे विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, बिना कोर्ट में ले जाए यानी बिना कोर्ट में ट्रायल किए किसी भी इंडियन को वो सीधा जेल में डाल देते थे। तो ये टॉर्चर करने का, एक ऑपरेस करने का एक न्यू तरीका ढूंढा जिसकी वजह से इंडियन बहुत परेशान हुए, सफर हुए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज। यहाँ पे इंडियंस को तो इतना टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में उनको मिल रही थी बिग सैलरीज, बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही थी। और एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। और वो एक तरीके से अपना फॉर्चून, अपना लक अच्छा करते जा रहे थे प्राइवेट बिजनेस में, यानी वो फायदा उठाए जा रहे थे इंडियंस का। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। मैंने आपको बताया था कि बिना इंपोर्ट ड्यूटी के इंग्लैंड से माल इंडिया में आने लग गया था। तो 1829 तक जो ब्रिटेन था उसने ब्रिटिश गुड्स जो सप्लाई की, एक्सपोर्ट किया, वो 7 करोड़ रुपीस का इतना माल वहां आ चुका था इंडिया में। द ब्रिटिश प्रोस्पेर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, बर्बाद होती जा रही थी, और जो ब्रिटिश थे वो प्रोस्पेरेड हो रहे थे और रिच होते जा रहे थे और उनको डेवलपमेंट होता जा रहा था। कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स भी थे जिन्होंने इंडिया की कंडीशन देखी और कुछ लिखा रिपोर्ट। गवर्नर जनरल बेंटिंग, जो बेंटिंग गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जब इंग्लैंड गए तो वहां पे लिखा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जो प्लेन्स है, मैदान है, उसको कौन सींच रहा है? इंडियन कॉटन जो वीवर्स थे, जो कि कॉटन बनाने का काम करते थे, उनकी बोन्स यानी उनकी हड्डियां, उनका खून हमारे इंडिया की जमीन को सींच रहा है। यानी उन्होंने यहाँ पे ये कंडीशन देखी और उन्होंने उसके बारे में लिखा। डिससैटिस्फैक्शन। अब इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद, इतने ज्यादा सफरिंग्स झेलने के बाद इंडियंस में धीरे धीरे डिससैटिस्फैक्शन आ गया। असंतोष की भावना, जो असंतोष की फीलिंग थी, डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग थी, वो आ गई। एजुकेशन इन इंडिया वाज पर्सियन। उस टाइम पे जो एजुकेशन का मीडियम था इंडिया में वो था पर्सियन और संस्कृत। पर्सियन और संस्कृत में ही चलती थी एजुकेशन। 1835 में एक इंग्लिश मैन आए, मैकॉले। ये इंपॉर्टेंट नेम आप याद रखिए, इन्होंने इंग्लिश स्टार्ट की थी इंडिया में, मैकॉले। उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया। उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा जो इंडियंस हैं, नेटिव्स हैं, उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं। तो उन्होंने, दूसरे ने कहा आई एग्री। तो ये सब एग्री हो गए कि हाँ, इंडियंस को इंग्लिश सिखानी चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब इंग्लिश एजुकेशन शुरू हो गई इंडिया में और जिन्होंने भी इंग्लिश एजुकेशन ली वो धीरे धीरे क्लर्क्स बन गए। यानी ब्रिटिश चाहते थे कि उनके ऑफिस में छोटी मोटी जॉब पे इंडियन को रखा जाए, इसलिए उनको इंग्लिश सिखाई थी। तो इंग्लिश एजुकेशन का क्या रिजल्ट रहा कि इंडियन बहुत सारे क्लर्क्स बन गए और जो ब्रिटिश के ऑफिस में वो काम करते थे छोटी मोटी जॉब पे, पेटी जॉब्स पे। और साथ ही एक न्यू जनरेशन भी इंडिया में प्रोड्यूस हुई, वो थी इंटेलेक्चुअल। जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी जिसे कहें, इंटेलेक्चुअल्स, जिनको नॉलेज होने लग गया था धीरे धीरे। उन्होंने आपस में क्या बात की, देखते हैं। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। इंडियंस बात कर रहे हैं जो कि जिन्होंने इंग्लिश सीखी है कि हमें अपने ब्रदर्स को भी एजुकेशन देनी चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और एजुकेशन के साथ ही हम उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। फॉर व्हाट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और अगर हमें इंग्लिश एजुकेशन मिलेगी, इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा, तो हम अपनी ग्रीवेंसेस यानी अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायतें हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी रख सकते हैं।
तो जिन लोगों ने इंग्लिश सीख ली वो चाहते थे कि जो दूसरे इंडियंस हैं उनको भी हम एजुकेट करें, उनको भी इंग्लिश सिखाएं, उनकी भी कंडीशन अच्छी हो। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। हमने स्टार्टिंग में एक मैप देखा था, उसमें देखा था कि पूरा येलो पार्ट था इंडियन प्रिंसेस का और पिंक पार्ट था ब्रिटिश का। आप देखिए आप पूरे इंडिया में जो पिंक पार्ट है वो फैल चुका है, यानी जो ब्रिटिश का पावर है वो पूरे इंडिया में फैल चुका था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, और वो इंडियंस की जरूरतों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। तो यहाँ इंडियंस फिर बात कर रहे हैं इकट्ठा होके कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजा है वो पपेट्स बन गए हैं, कठपुतली बन गए हैं ब्रिटिशर्स के हाथों की, एंड जॉब एंड लैंड्स। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी जॉब्स भी चली गई है, हमारी जो लैंड्स है वो भी चली गई है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि वो हम उनका रिलीजन भी चेंज करना चाहते हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो एक पर्सन यह कह रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, यानी हम उनको अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो डू समथिंग, कुछ करना पड़ेगा। द स्पार्क, स्पार्क मतलब चिंगारी, यानी पहली बार ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या इवेंट्स हुई जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट वॉर था वो स्टार्ट हुआ। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट। हमने पहले भी देखा कि फार्मर्स के साथ वो हेवी टैक्सेस लेते थे फार्मर से, ये एक बहुत बड़ा रीजन था डिससेटिस्फेक्शन का, यानी ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडियंस के माइंड में डिससेटिस्फेक्शन आता जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो उनके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो टैक्सेस फार्मर्स को बर्बाद कर रहे थे। बंगाल में एक कम्युनिटी थी फार्मर्स की, संथाल। तो संथाल की अपनी सारी जमीन खो दी थी उन्होंने, इस वजह से कि जो ब्रिटिश की टैक्स पॉलिसी थी अंडर न्यू लैंड रूल्स, यानी अंग्रेजों ने जो लैंड रूल्स बनाए थे नए, उसकी वजह से जो संथाल्स थे बंगाल के जो फार्मर्स थे उनकी लैंड उन्होंने खो दी। बिकम डेस्परेट, तो वो बहुत ज्यादा एंग्री भी हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए। 1855 में उन्होंने रिबेलियन, एक रिवोल्ट कर दिया, एक विद्रोह कर दिया, एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस। मैसेकर मतलब मार दिया बहुत सारे यूरोपियंस को, एट देयर सपोर्टर्स अलाइक। यहाँ आप देख सकते हैं फार्मर्स ने बहुत सारे यूरोपियन को मारा और एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि बहुत टाइम से टॉलरेट कर रहे थे इंडियन जो इंग्लिश की, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को वो टॉलरेट कर रहे थे। अब जाके उनका जो रिबेल था, यानी कि जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, वो भड़क गया। डिसकंटेंट वाज प्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थे उसमें भी सारे इंडियंस ही थे मोस्टली, तो उनके मन में भी डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फेक्शन आ गया। और उसकी एक मेन वजह, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि द व्हाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट। ये आपस में बात कर रहे हैं कि जो गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, वो उनके जो सर्वेंट हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको तो देते हैं बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, एंड वी गेट पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमें बहुत कम सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी बहुत ही स्लो मिलता है। अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी। अंग्रेज बोलते हैं कि हम सी को क्रॉस करें, यानी हम दूसरी कंट्री में जाएं जो कि हमारे रिलीजन के, हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज और कस्टम। ये टोपी वाले कौन होते हैं? हमारे पुराने जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसको अबॉलिश करें, उसको रोकें। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। यहाँ पे उनके माइंड में एक ही ख्याल है कि हमें अंग्रेज को बाहर निकालना है। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट किया था, और इन्होंने अपने रेजिमेंट के जो एडजुटेंट थे उन पर अटैक कर दिया था, और इसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिला और उनको फांसी पर लटका दिया गया, उनको मार दिया गया। ये पहले इंसान थे जो कि इस फ्रीडम फाइट में फांसी पे चढ़े थे। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और उनको देख के बहुत सारे सिपाहियों ने, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। उनको उनकी यूनिफॉर्म से भी वंचित कर दिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। उनको बहुत ह्यूमिलेट किया गया, उनकी इंसल्ट की गई, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया गया और उनको चेन में, आयरन्स में डाल दिया गया। एक और रीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम फॉर पीपल्स माइंड। बहुत ही कम ब्रिटिशर थे जो इंडियन के कस्टम को और इनके प्रॉब्लम को समझते थे। Oh proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs?
अब यहाँ पे बात चल रही है और जो इम्पोर्टेंट मैंने अभी बताया कि जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ, जो सोल्जर्स थे वो डिसकंटेंट हो गए, उसकी वजह ये थी कि जो ग्रीस ऑफ बुलेट था, यानी जो उनकी बंदूक की जो गोली थी, बुलेट थी, उसकी जो ग्रीस थी वो बनाई गई काउज और पिग के फेट से, और पहले उसको वो में लेना पड़ता था और फिर यूज करना पड़ता था। तो यहाँ पे ब्राह्मण सोल्जर को एक सोल्जर कह रहा है कि तुम्हें पता है कि जो बुलेट की ग्रीस है और जिसको तुम बाइट करते हो मुंह से, वो किसकी बनी हुई है? काउज एंड पिग्स के फेट की। What? The white man has deceived us too. अब यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही बहुत गुस्सा हो गए और ये मानने लगे कि अंग्रेज हमें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि काउज और पिग्स की एक तरीके से जो ग्रीस फैट यूज किया वो दोनों ही धर्मों के लिए बहुत ही एक शर्मनाक वाली बात थी कि वो इस तरीके का यूज करें। Soon chapatis were sent from village to village till the people that their emperor would want their services. अब यहाँ पे सीक्रेट मिशन स्टार्ट हो गए और सीक्रेट मिशंस के लिए कुछ सिंबल्स भी बनाने थे, तो चपातीस भेजी गई एक विलेज से दूसरी विलेज में एक मैसेज के तौर पर, ताकि उनको लगे कि जो एम्परर है वो हमारी सर्विस चाहते हैं। यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ हमारे सब गांव वाले रेडी हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड, एक और सिंबल था लोटस फ्लावर, यानी चपातीस और लोटस फ्लावर सिंबल्स थे जो कि दिखा रहे थे कि सब लोग रेडी हैं, इंडियन सोल्जर्स रेडी हैं और जो विलेजर्स हैं वो भी रेडी हैं। डेथ टू फॉरेनर, इन सबको मारना है हमें। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जितने भी देशभक्त लोग थे, जो पैट्रियट्स थे, उनकी हेल्प करने के लिए सारे विलेजर्स भी रेडी थे और जितने सोल्जर्स थे वो भी रेडी थे। तो ये एक मेन रीजन यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो काउज और पिग्स का फेट यूज किया, क्योंकि काउज को जो हिंदू है बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं और पिग्स तो मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से अलाउड नहीं था। रिवॉल्ट 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वो स्टार्ट हो चुका था। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, विद्रोह स्टार्ट हुआ, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सारे जो सोल्जर्स थे मिलकर दिल्ली चले गए, क्योंकि दिल्ली में जो एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, सब वहां पहुंच गए सिपाही। और जो रिबेलियन था वो पूरे कंट्री में फैलता जा रहा था, धीरे धीरे वाइडर होता जा रहा था। Many landlords had lost their lands because of the British policies. They were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help. अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया। फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे और जो इंडियन किंग था और जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने भी अब ब्रिटिशर के खिलाफ अगेंस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो अंग्रेज है उनकी वजह से उनकी जमीन चली गई लैंडलॉर्ड्स की, और हम सब मिलके उनको यहाँ से भगाएंगे। फाइनली जो फाइट फॉर फ्रीडम थी 1857 वो स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ चुकी थी, और इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया। मैनी फॉर्मल रूलर्स, जो पहले की जो रूलर्स थे, जैसे बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी बहुत मतलब एक तरीके से उनके मन में भी बहुत कड़वाहट थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उन्होंने क्या कहा कि ये जो गोरे हैं उन्होंने मेरी किंगडम को ले लिया, मेरे राज्य को ले लिया। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और उन्होंने भी उस विद्रोह में साथ दिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद के, वो क्या बता रहे हैं कि राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, उठो जागो, इनके खिलाफ काम करो, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो हमारे लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर तरफ लोग अब साथ दे रहे थे, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, सब जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अगेंस्ट इनके काम कर रहे थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने पेशवा नाना साहब को लीडर बनाया इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ये आज़ादी की फर्स्ट लड़ाई थी। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो पैट्रियट्स थे वो एक तरीके से ब्रिटिश पे हमला करने के लिए रेडी थे, और उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में अटैक कर दिया था, यानी झपट्टा मार दिया था, एक तरीके से उन पर अटैक कर दिया था, और उनको यहाँ से बहुत घमासान युद्ध हो गया था, बहुत ज़्यादा पिच्ड बैटल हो गया था नॉर्थ इंडिया में। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन वेस्ट, 80 years के जो कुंवर सिंह थे उनको अपनी कलाई में बुलेट लग गई थी, गोली लग गई थी, तो उन्होंने अपना हाथ ही काट के पानी में, वो गंगा रिवर में
डाल दिया। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और ये कहते हुए उन्होंने हाथ काट दिया कि जो गंगा माँ है ये आपको मेरी लास्ट ऑफरिंग है। तो इस तरीके से देखा आपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.